हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका विभाजन देखिए, सेल डिवीजन। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन कितने तरह से होता है? 3 तरह से। कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन यानी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, ओसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। ओसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ओसूत्री विभाजन जो है यह प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। ओसूत्री विभाजन किस में होता है? प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, यानी जो अल्प विकसित जीव है उसमें होता है। जैसे देखिए जीवाणु, नीलहरित शैवाल, युगलिना, प्रोटोजोआ, ये सब में ओसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जीव में कौन सा विभाजन? ओसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो यह कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में। तो याद रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। और प्रोकैरियोटिक जीवों में कौन सा विभाजन? ओसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? तो वाल्थर फ्लेमिंग ने। हाँ, समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया? वाल्थर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन बताइए किस में होता है? जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक जीव में ओसूत्री विभाजन, कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन, कायिक कोशिका में समसूत्री और जनन कोशिका में अर्धसूत्री। जनन कोशिका में अर्धसूत्री। अब देखिए, सबसे सरल तरीके से कोशिका विभाजन कौन सा विभाजन है? ओसूत्री विभाजन। सबसे सरल तरीके से कोशिका विभाजन ओसूत्री विभाजन होता है। और सबसे जटिल तरीका से कोशिका विभाजन अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, सबसे जटिल तरीका से कोशिका विभाजन अर्धसूत्री विभाजन, यानी जनन कोशिका वाला विभाजन जो है वो सबसे जटिल होता है। और सबसे सरल जो होता है ओसूत्री विभाजन, यानी प्रोकैरियोटिक जीव वाला विभाजन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? ओसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिका में कौन सा? समसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन में सबसे कम समय लगता है किसमें? ओसूत्री विभाजन में। कोशिका विभाजन में सबसे कम समय ओसूत्री विभाजन, यानी प्रोकैरियोटिक जीव वाला विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन में सबसे अधिक समय लगता है अर्धसूत्री विभाजन में। किस में लगता है सबसे अधिक? अर्धसूत्री, यानी जनन कोशिका विभाजन में। शरीर के किसी भाग में कटने, फटने या चोट, घाव इत्यादि के समय नष्ट हुए कोशिका की जगह नई कोशिका का निर्माण कौन करता है? तो समसूत्री विभाजन। ठीक है, कौन करता है? समसूत्री विभाजन। तो याद रखिएगा, शरीर के किसी भाग में कट फट जाना, चोट लगना, घाव हो जाना, उसके समय में नष्ट हुए कोशिका के जगह नई कोशिका का निर्माण कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो अब देखिए, एक एक करके हम लोग विभाजन के बारे में जानते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। तो समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया? वाल्थर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन का खोज वाल्थर फ्लेमिंग 1882 में। कब किया था? 1882। समसूत्री विभाजन कौन से कोशिका में होता है? कायिक कोशिका। ठीक है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। और समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका कितने भागों में बंट जाता है? 2 भागों में। समसूत्री विभाजन में
मातृ कोशिका 2 भागों में बंट जाता है, ठीक है। मातृ कोशिका जो होता है मदर सेल, ये 2 सेल में बंट जाता है जिसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिका में बंट जाता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन के 2 मुख्य भाग होते हैं। समसूत्री विभाजन के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक है केंद्रक का विभाजन और एक है कोशिका द्रव का विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? केंद्रक का विभाजन और दूसरा कोशिका द्रव का विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन के लिए कुल कितना चरणों में संपन्न होता है? कुल 5 चरणों में संपन्न होता है। समसूत्री विभाजन के लिए कुल 5 चरणों में संपन्न होता है। इस 5 चरण का नाम है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। अब देखिए सबका मतलब क्या क्या काम है। कब इंटरफेज की बात करें, इंटरफेज किस अवस्था को हम लोग बोलेंगे? तो कोशिका विभाजन की तैयारी, पहली अवस्था है इंटरफेज अवस्था और ये कोशिका विभाजन की तैयारी। तो कोशिका विभाजन की तैयारी को क्या बोलते हैं? इंटरफेज। कोशिका विभाजन की तैयारी इंटरफेज। कोशिका विभाजन शुरू होना प्रोफेज, ये होता है प्रोफेज। कोशिका विभाजन का शुरू होना प्रोफेज। कोशिका विभाजन की तैयारी इंटरफेज। इंटरफेज, देखो इंटर कर रहा है। अब कोशिका विभाजन का शुरू होना प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद कौन सा आता है? प्रोफेज के बाद मेटाफेज। मेटाफेज, ठीक है। सबसे बीच वाली अवस्था, सबसे बीच वाली अवस्था जो होता है मतलब तैयारी होना, शुरू होना, फिर बीच वाले अवस्था को बोलते हैं मेटाफेज। मिड में कौन होता है? मेटाफेज। मिड में मेटाफेज, ठीक है। और समसूत्री विभाजन के सबसे छोटी अवस्था जो होता है, चौथी अवस्था एनाफेज होता है। समसूत्री विभाजन का सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। और वहीं बात करें सबसे लंबी अवस्था जो होता है, दूसरी अवस्था होती है यानी प्रोफेज होता है, ठीक है। हाँ, सबसे लंबी अवस्था दूसरा और सबसे छोटा चौथा एनाफेज, ठीक है। प्रोफेज, एनाफेज। अब 5वीं अवस्था जो है टेलोफेज बोलते हैं। 5वीं अवस्था को टेलोफेज। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पक्षावस्था, अंत्यावस्था। इंग्लिश याद रखिए, वही बढ़िया है। पहला इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। इन 5 चरणों के पूर्ण हो जाने के बाद नए कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इन 5 चरणों के पूर्ण हो जाने के बाद नए कोशिका का निर्माण हो जाता है। कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो ये पहला था समसूत्री विभाजन था। उसके बाद देखिए अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया? फार्मर और मूरे। हाँ, ठीक है, फार्मर और मूरे। अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया? फार्मर और मूरे 1905 में। फार्मर और मूरे कब किया? 1905 में, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है, ठीक है। किस में होता है? जनन कोशिका, या फिर इसको लैंगिक कोशिका बोलते हैं। लैंगिक कोशिका में कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री विभाजन जो है कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में और समसूत्री विभाजन 5 चरणों में, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण। हाँ, कोशिका विभाजन 2 चरणों में होता है अर्धसूत्री। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका 4 भागों में बंट जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका जो है कितने भागों में बढ़ता है? 4 भागों में बढ़ता है, 4 डॉटर सेलों में बढ़ता है। वहीं समसूत्री विभाजन में क्या था? समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका 2 डॉटर सेल में बढ़ता है। मातृ कोशिका 2 डॉटर सेल में। और वहीं अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका 4 डॉटर सेल में बढ़ता है। कितना? 4। हाँ, तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में संपन्न होता है
2 चरणों में संपन्न होता है, लेकिन मातृ कोशिका बढ़ता है कितने डॉटर सेल में? 4 डॉटर सेल में। वहीं समसूत्री विभाजन की बात करें तो 5 चरणों में पूरा होता है, लेकिन मातृ कोशिका जो है बढ़ता है कितने डॉटर सेल में? 2 डॉटर सेल। ठीक है, याद रखिएगा। तो मातृ कोशिका अर्धसूत्री में कैसे बढ़ता है? एक बार होता अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्रण फर्स्ट में जो है मातृ कोशिका 2 डॉटर सेल में बढ़ जाता है। उसके बाद एक बार और होता है अर्धसूत्री सेकेंड, अर्धसूत्री सेकेंड। तो ये 2 चरण हो गया, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकेंड, 2 चरण हो गया। और पहले चरण में 2 डॉटर सेल बने, फिर दूसरे चरण में 1 डॉटर सेल के फिर 2 डॉटर सेल बन गए। तो इस तरह से टोटल कितने बन जाते हैं? 4 डॉटर सेल। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 डॉटर सेल बनते हैं। कितने चरणों में पूरा होते हैं? 2 चरणों में। ठीक है, जनन कोशिका में होती है कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। जनन कोशिका में कितने चरणों में पूरा होता है? 2 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, कितने चरणों में? 2 चरण। अब देखिए जनन कोशिका में कौन कौन भाग लेता है? मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। ठीक है, तो मेल में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और फीमेल में भी 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ा। ठीक है, तो 46 गुणसूत्र में यानी 23 जोड़ा में 22 जोड़ा को क्या बोला जाता है? ऑटोसोम। 22 जोड़ा दोनों महिला और पुरुष का जो 22 जोड़ा होता है ऑटोसोम, जो कि लैंगिक में भाग नहीं लेता। एक जोड़ा जो होता है उसको ओलोसोम बोलते हैं। एक जोड़ा को ओलोसोम। हाँ, तो दोनों का महिला और पुरुष का एक एक जोड़ा जो होता है ओलोसोम बोलते हैं, और यही लैंगिक में भाग लेता है। ठीक है, तो 22 जोड़ा तो जब भ्रूण का जो तैयार होता है 22 जोड़ा पुरुष का रहता है, 22 जोड़ा महिला का। ठीक है, ये तो ऑटोसोम वाला रहता है 22, ओलोसोम वाला एक एक रहता है। ओलोसोम वाला एक एक रहता है। ठीक है, या तो महिला की बात करें उससे X आ जाता है, और पुरुष वाला Y, या तो X या Y। पुरुष में XY होता है, महिला में XX। ठीक है, एक एक जोड़ा दोनों का। तो एक एक गुणसूत्र आता है ओलोसोम वाला। तो इस तरह 22, 22, 44 और एक एक दोनों का 46 गुणसूत्र भ्रूण का पूरा हो जाता है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण के लिए किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। लिंग निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आज हमारा ये कोशिका का विभाजन जो है ये कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग ऊतक टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।